प्रेक्षागृह में उपस्थित तमाम विद्वजन को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज के विशेष दिन में जहां हम लोग हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, हमारी हिंदी बहुत खूबसूरती के साथ बुलंदी की तरफ बढ़ रही है और हमें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। मैं दो चार बातें रखना चाहूंगा। आज बहुत से लोग बहुत सी बातें नहीं जानते या जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। आखिर हिंदी का विरोध दक्षिण में क्यों है? इसलिए कि हिंदी दक्षिण की भाषा नहीं है। तमिल वालों को अपने ऊपर गर्व है और उन्हें गर्व होना चाहिए, इसलिए कि भारत की सबसे पुरानी भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, तो उन्हें अपनी भाषा पे बहुत गुमान है और उनको लगता है कि जैसे हिंदी का आना एक उपनिवेशवाद की तरह उन पर थोपा जा रहा है। तो ये जो विरोध है, अन्ना दुराई जो है, एक जमाने तक हिंदी का विरोध नहीं करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी विरोधी हो गए। तो इसकी जड़ में जानना पड़ेगा कि आखिर तमिल के लोग क्यों विरोधी हो गए, जबकि आंध्रा के लोग हिंदी के विरोधी नहीं है। और आप देखेंगे तेलुगु में हिंदी के बहुत से लेखक हुए, उसमें बहुत श्री रेड्डी का बहुत बड़ा नाम है। और आपको ताज्जुब होगा कि चंदा मामा के जो संपादक थे वो भी तेलुगु भाषी थे। और तमिलनाडु में भी हिंदी के लिए एक शाखा है, प्रचारणी शाखा है जो प्रचार करती है हिंदी भाषा की। तो उनमें एक आशंका है, एक डर है। उस डर को, उस आशंका को हमारे नेता दूर कर सकते हैं। हम साहित्यकार या लेखक या चिंतक दूर नहीं कर सकते कि भाई हिंदी से आपको कोई परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, इसलिए कि भाषा तो एक ही होगी जो राष्ट्रभाषा होगी इस देश की, और वो हिंदी ही हो सकती है, इसलिए कि इसे बोलने वाले ज्यादा होते हैं। हिंदी का जो विनाश की तरफ जो ले जाने का जो एक सिलसिला था, वो हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने किया। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लेखकों ने जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी और बड़ी बड़ी डिक्शनरियां लिखी और जो हिंदी की शुद्धता की तरफ चले गए और हिंदी में सिर्फ तत्सम शब्द भरते गए। वो भूल गए कि हिंदी किसी जमाने में हिंदी की शुरुआत, हिंदवी की शुरुआत कहाँ हुई थी। वो अमीर खुसरो के जमाने की बात है। अमीर खुसरो जो पर्शियन के बहुत बड़े कवि थे, शायर थे, जो गजल इन्होंने दी और रुसवाई और नातें और कव्वालियां और बहुत कुछ दिया। उमर खुसरो ने सितार का उन्होंने इजाद किया। अमीर खुसरो ने सिर्फ पर्शियन में ही नहीं लिखा, फारसी में नहीं लिखा, बल्कि हिंदी भी इजाद किया और वो हिंदी हैदराबाद में बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। लोग आज भी हैदराबाद में लोग हिंदी भी बोलते हैं। और गांधी जी ने भी हिंदुस्तानी की बात की थी, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी की बात की थी, टैगोर ने हिंदुस्तानी की बात की थी, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, जो हम गंगा जमुना सभ्यता की बात करते हैं। इसलिए कि उर्दू के बगैर वो जो नमकीन पना हो है हिंदी में, वो नहीं आ पाएगा। वो खूबसूरती के लिए आपको उर्दू मिक्स करना ही पड़ेगा। और कहीं बहुत सारी भाषाएं उन्होंने ली है। और जो उच्चारण दोष की बात हम लोग करते हैं आपस में कि बड़ा बड़ा उच्चारण है उसमें, जैसे यूपी में आदरणीय अशोक जी ने कहा, प्रियदर्शी जी ने, कि फुटबॉल बोलते हैं, फुटबॉल, और कॉलेज बोलते हैं। वही आप पंजाब में चले एक कहेंगे कॉलेज, और एक पंजाबी आदमी से बात कीजिए तो हिमालय नहीं बोल पाएगा वो, हिमालय नहीं, इसलिए उनके यहाँ दो काफ है ही नहीं, वो हिमालय बोलेगा। तो ये बहुत सारे एक्टर्स में भी एक प्रॉब्लम है, जो एक्टर्स हमारे फिल्म एक्टर्स और थिएटर के एक्टर्स हैं। इवन देखिए हंगल में भी ये प्रॉब्लम था कि वो लोग नहीं बोल पाएंगे, वो भाषा बोल ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम उनकी है, पंजाबी जबान की प्रॉब्लम है। तो सुरेंद्र नहीं बोल पाएंगे, वो सुरिंदर बोलते। तो हमें इन लोगों को स्वीकारना होगा। अब जैसे बहुत सारी भाषाएं, जैसे बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में आ रहे हैं, जैसे मराठी से आ रहे हैं, पंजाबी से आ रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत जबान हमारी बनती जा रही है। तो ये सब बातों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये हिंदी की हमारी खूबसूरती है कि इन शब्दों को हम ले रहे हैं। बांग्ला के बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, और उर्दू और हिंदी में तो मैं बहुत खास फर्क नहीं समझता। हिंदी में आप उर्दू का इस्तेमाल आपको करना ही करना होगा।
जब मैं कहता हूँ कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, इसमें कितनी हिंदी और कितनी उर्दू है कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पानी पीना चाहता हूँ, हाँ जी, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे जल की आवश्यकता है, आप कहेंगे मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो इसमें कितने उर्दू है, कितना हिंदी है, ये सोचने की बात हुई। तो उर्दू के बगैर हिंदी अधूरा है, इसलिए कि हम सिर्फ तत्सम शब्दों के साथ नहीं चल सकते, हमें उस पर्शियन की खूबसूरती लेनी पड़ेगी। क्योंकि भारत की ये इसके पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा कि हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा थी पहले वो फारसी ही थी, पर्शियन ही थी सबसे पहले। पर्शियन के बाद फिर उर्दू, फिर अंग्रेजी और फिर अब हिंदी, इस तरह से वो ग्रेजुअल ग्रोथ होता गया। तो कहने का मतलब है कि हमें हिंदुस्तानी की तरफ आगे बढ़ना होगा, वो जो रघुवीरी हिंदी है उससे बचना होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी भाषा बहुत आगे बढ़ेगी, जो हमारी हिंदी भाषा बहुत खूबसूरत है। और कौन कहता है कि पहले ये सवाल उठता था कि हिंदी से रोटी नहीं मिलती, हिंदी पढ़ के क्या करोगे, पहले लोग कहते थे, एक था 10 साल 20 साल पहले, हिंदी से रोटी खूब मिल रही है जनाब। आज कॉल सेंटर्स जो है हिंदी में चल रहे हैं, कॉल सेंटर्स। और अभी गूगल पे मैंने सर्च किया, एक वेबसाइट है, वो 50 लड़कों को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए ट्रांसलेटर, लाखों रुपए दे रही है। इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो लाखों रुपए दे रही है। तो हिंदी तो अब कमर्शियलाइज हो रहा है। अब और सुनिए, हिंदी फिल्मों की जो बात हो रही थी, अभी कुछ देर पहले बातें कर रहे थे लोग, तो हिंदी में जो स्क्रिप्ट लिखे जाते थे तो वो सारे इंग्लिश में, हाल तक उड़ता पंजाब का स्क्रिप्ट मेरे पास है, वो पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डे नाइट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट, ये फलाप दिखा सब। आजकल स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी जाने लगी है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी नहीं चल रही है, तो हिंदी सिनेमा की भाषा हो गई है। अब क्या कीजिएगा, प्रेमचंद भी डायरी जब लिखते थे तो अंग्रेजी, ये पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, प्रेमचंद अंग्रेजी में डायरी लिखते थे, कहानियां उन्होंने उर्दू में लिखी शुरू, नवाब राय के नाम से, बाद में वो हिंदी में आए और वो फिल्मों में मिल गए तो वो उर्दू में लिखने लगे, क्योंकि उस समय उर्दू का चलन था। तो कहने का मतलब है इसमें कोई बात नहीं है, हिंदी टेक्निकली भी बहुत आगे बढ़ रही है, इतने अखबार भी कर रहे हैं, सिर्फ रांची नहीं, हम समझते हैं कि 10 अखबार होंगे डेली, 32 डेली, सोचिए हिंदी में। वो कौन लोग होंगे? वो हमारे हिंदी भाषा के ही लोग होंगे। तो हिंदी भाषा वालों को घबराने की जरूरत नहीं। पहले कहता है लड़का हिंदी में पढ़ रहा है, हिंदी ऑनर्स कर रहा है, क्या करेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉलेज के सिवा स्कूल के सिवा क्या होगा। अब वो नहीं है, अब बहुत तरह की नौकरियां आ गई हैं, अब कॉल सेंटर्स आ गए हैं, स्क्रिप्ट आ गई हैं, ट्रांसलेटर्स के जॉब आ गए हैं, बहुत तरह की। अब मेरी एक रिसर्च स्टूडेंट थी, वो केरला की थी, तो वो आजकल लड़के बहुत कर रहे हैं जो हम लोग नहीं जानते, तो वो जो है कॉर्पोरेट राइटर का उसने अप्लाई किया इंग्लिश में। उसके फादर आए मेरे पास लौटते हुए, कहा कि देखिए सर, हम तो चाहते हैं कि ये लेक्चरर बने, फिर रीडर बने, फिर प्रोफेसर बने, फिर वाइस चांसलर बने। उनका ये सपना था, ये कॉर्पोरेट में जा रही है, क्या होता है? तो हमने कहा बहुत अच्छा सोच रही है, वो लेक्चरर बनेगी, रीडर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी और वाइस चांसलर बनेगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। सो कॉर्पोरेट में जाएगी तो उसको लाख 1.5 लाख रुपया रखा हुआ है, इसलिए कि कॉर्पोरेट को भी राइटर्स की जरूरत है। अब जो रिलायंस के लिटरेचर कौन लिखेगा? हम ही लोग लिखेंगे। और आज सिर्फ रिलायंस अंग्रेजी में ही नहीं लिखता, हिंदी में भी लिखता है। अशोक लेलैंड का कंपनी जो है वो भी, आप देखिए जब आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तो अजीबोगरीब ढंग से वो अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, जो बड़ा मजेदार होता है, उनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो लेकिन हिंदी में भी बोलते हैं। तो हिंदी एक जीवंत भाषा है, प्यार की भाषा है, मौज की भाषा है, उत्सव की भाषा है। हिंदी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हिंदी एक जिंदा दिली का भाषा है और हिंदी सब भाषाओं को समेट रही है अपने अंदर। कौन कहता है कि हिंदी खत्म हो जाएगी या हिंदी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी या ये है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिल्मों का दौर है,
नाटकों का दौर है, वेबसाइट्स का दौर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे जगह हिंदी के राइटर्स हैं, हिंदी के अनुवादक हैं, कॉर्पोरेट राइटिंग्स है। इसलिए जहां तक इसकी बात है और कमाने की बात है, और रोटी कमाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी पढ़ के भी आप रोटी कमा सकते हैं। दूसरी चीज कि टेक्निकल राइटिंग की बात हो रही थी, आपने कहा था शायद टेक्निकल राइटिंग की बात, कि हमें टेक्निकल राइटिंग भी करनी चाहिए। हाँ, तो हमें सिर्फ साहित्य में होने से हमारी भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। सही बात है कि हमें टेक्निकल राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, तकनीकी लेखन की तरफ जाना चाहिए, और तकनीकी लेखन शुरू हो चुका है। तकनीकी लेखन शुरू हो चुका है, ठीक है, उसमें ज्यादा आपको अनुवाद मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ बातें लिखी जा रही है। जैसे स्टीफन हॉकिंग की किताब है ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, वो हिंदी में आ गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त मैं रांची यूनिवर्सिटी में था, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और मैं पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा रहा था, और वो भी नाम नहीं लूंगा, एक दूसरे शिक्षक को भी मिला था कुछ चैप्टर पढ़ाने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म का। वो रात का वक्त था, ठंडा, वो बरसात नहीं, अक्टूबर दिसंबर का महीना था। वो पूरी मोटा चादर लपेटे हुए, मुंह को लपेटे हुए किताब में की दुकान में पहुंचे। मैं हट गया वहां से। क्या बोलते हैं वो? कह रहे भाई, पोस्ट मॉडर्निज्म पर हिंदी में कोई किताब है? प्रोफेसर अंग्रेजी का किताब खरीद रहा है हिंदी का, क्यों? अंग्रेजी में उसको समझ में नहीं आ गई। और मैंने एक दिन छेड़ दिया, मैं किताब आपको मिली कि नहीं उस दुकान में? अरे आप भी अजीब है, अरे हम दूसरी किताब लेने गए थे, लेकिन हम वो अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वालों को भी हिंदी में पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, इसलिए कि वो उनकी जबान है जिसे वो आसानी से समझ लेते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जो हम नहीं सोच पाते, बार बार मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, बड़ी हंसी आती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जगह पे क्या लिखते हैं? मातृभाषा। हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, उर्दू भी किसी की मातृभाषा नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम या तो भोजपुरी बोलते हैं, या मालवी बोलते हैं, या नटोरिया बोलते हैं, या मैथिली बोलते हैं, या बांग्ला बोलते हैं। हम जब बाजार में आते हैं, शहरों में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, तब हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये जैसे कि उर्दू जो है वो प्योरली अर्बन लैंग्वेज, शहरों का नहीं, शहरों की भाषा है। गांव में उर्दू कोई नहीं बोलता, गांव में अकेले कोई उर्दू नहीं बोलता। और यही हालत हिंदी की है कि गांव में चले जाए कोई हिंदी नहीं बोलता, बड़ी गंदी गंदी गालियां और मजाक पढ़ते हैं, देखो सारा क्या भाषा बोल रहा है। लेकिन आप जब राष्ट्रभाषा की बात करते थे, राजभाषा की बात करते, तो हमारे मन में सिर्फ हिंदी का चेहरा याद रहता है कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाना है, हिंदी में कैसे बातचीत करनी है, हिंदी में कैसे लिखना है, हिंदी को कैसे इंग्लिश करना है, इतना इंग्लिश करना है कि अंग्रेजी भी हमारे पीछे हो जाए। आने वाले वक्त में ध्वनि की बात कही थी, ध्वनि तो हिंदी की सचमुच बहुत खूबसूरत है, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, जो बात इंग्लिश में नहीं। और इंग्लिश में भी लोग जो है कहीं कहीं पर कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। अब कहीं शेड्यूल बोलते हैं, कहीं स्केड्यूल बोलते हैं, कहीं लिफ्ट बोलते हैं, कहीं एलिवेटर बोलते हैं, कहीं फ्लैट बोलते हैं, कहीं अपार्टमेंट बोलते हैं। हमारी हिंदी में भी ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ये कि हम दूसरी भाषाओं से जो भाषा ले रहे हैं, शब्द भंडार ले रहे हैं, उर्दू से ले रहे हैं, पर्शियन से ले रहे हैं, अरबिक से ले रहे हैं, अब तो अरबिक के बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं, अंग्रेजी से ले रहे हैं, फ्रेंच से ले रहे हैं, सारे शब्दों से ले रहे हैं। तो हिंदी हमारी बहुत समृद्ध हो जाएगी, आने वाले दिन में बहुत ही समृद्ध होने वाली है हिंदी भाषा। और हिंदी में एक से एक चीज लिखी जा रही है, कविताएं लिखी जा रही है, कहानियां लिखी जा रही है, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग हो रही है, और टेक्निकल राइटिंग की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें कोई शोक सभा या प्रार्थना सभा या दुख होने की जरूरत नहीं है, और हमें यही कहना है कि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, और वो हमारी असरदार आवाज कभी न कभी गूंजेगी, और कभी न कभी ये राष्ट्रभाषा बनेगी इस देश में। जरूरत है विश्वास की और आत्मविश्वास की।
धन्यवाद।